धातुओं के भौतिक गुण। धातुओं के शारीरिक गुण हैं कठोरता, चमक, ध्वनि करने की क्षमता यानी ध्वन्यात्मकता, लचीलापन, ऊष्मा चालकता इत्यादि। धातु साधारणता अणुओं के अत्यधिक समीप होने के कारण प्राकृतिक रूप से कठोर होते हैं। आओ इसे एक अभ्यास से देखें। लोहा, तांबा, एल्यूमीनियम और सोडियम के नमूने लें। प्रत्येक नमूने को ध्यान से देखें। आप पाएंगे कि सभी की सतह चमकीली और चांदी की तरह है। एक एक करके सभी को चाकू से काटें और देखें। आप देखेंगे कि केवल सोडियम चाकू से कटता है, बाकी नहीं कटते। इससे हम कह सकते हैं कि सोडियम और पोटेशियम जैसी मुलायम धातुओं को छोड़कर ज्यादातर धातुएं कठोर और चमकीली होती हैं। धातुएं जैसे कि लोहा और तांबा टकराने की आवाज करती है, अतः धातुएं अनुनादी होती हैं। आघात वर्धनीयता धातुओं का वह गुण जिनसे धातुओं को पीट पीट कर पतले चादर में बदल दिया जाता है, आघात वर्धनीयता कहलाती है। लोहा, जिंक, सीसा और तांबा लें। किसी भी धातु को लोहे के ब्लॉक पर रखें और उसे हथौड़े से 2-3 बार पीटें। आप क्या देखते हैं? आप देखेंगे कि कुछ धातुओं को पीट पीट कर चद्दर बनाया जा सकता है। धातुओं के इस गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। धातुओं का वह गुण जिससे इनको तारों में बदला जा सकता है, तन्यता या लचीलापन कहलाता है। एल्यूमीनियम की कील लें। दिखाए अनुसार इसे पकड़ें और खुले सिरे पर मोम से कील लगाएं। अब बंधे हुए सिरे की तरफ से गर्म करें। आप क्या देखते हैं? आप देखेंगे कि गर्मी की वजह से एक एक कर कीलें गिर रही हैं। इससे हम जान सकते हैं कि धातुएं जैसे कि लोहा इत्यादि गर्मी की अच्छी सुचालक है और इनका गलनांक काफी अधिक होता है। जैसे दिखाया गया है, एक बिजली का सर्किट बनाओ। तांबा, चांदी और लोहे के टुकड़ों को इकट्ठा करो। सर्किट में इन धातुओं को A और B के बीच परीक्षण या जांचने के लिए दिखाए अनुसार रख दें। क्या बल्ब जलता है? यह क्या बताता है? इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि धातुएं बिजली की सुचालक होती हैं। गैर धातुओं के भौतिक गुण। गैर धातुएं ठोस, द्रव और गैस अवस्था में पाई जाती हैं। गैर धातुएं साधारणतः प्राकृतिक रूप से मुलायम और भंगुर होती हैं। ग्रेफाइट का एक टुकड़ा और सल्फर का एक टुकड़ा लें और उसे हथौड़े से पीटें। आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं कि ग्रेफाइट और सल्फर आसानी से टुकड़ों में टूट जाते हैं। इससे हम कह सकते हैं कि गैर धातुएं भंगुर होती हैं। गैर धातुएं चमकदार नहीं होते, बल्कि धुंधले होते हैं। गैर धातुएं उस तरह से आवाज उत्पन्न नहीं करती। गैर धातुएं न लचीली होती हैं और न ही इनमें आघात वर्धनीयता होती है। गैर धातुएं गर्मी और बिजली की कुचालक होती हैं। आओ एक अभ्यास की मदद से समझें। मैग्नीशियम की एक पट्टी लें। मैग्नीशियम की पट्टी को जलाकर उसकी राख इकट्ठी करके उसे पानी में घोल लें। इस घोल को लाल और नीले लिटमस पेपर से जांचें। जले हुए मैग्नीशियम से जो बना था वो अम्लीय है या क्षारीय? हम देखते हैं कि लाल लिटमस नीला हो जाता है, लेकिन नीले लिटमस में कोई बदलाव नहीं होता है। इस तरह धातु ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके धातु ऑक्साइड देती है। घोलने पर यह धातु ऑक्साइड में बदल जाता है, जो क्षारीय होता है। गैर धातुएं ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके उनके ऑक्साइड बनाते हैं, जो अम्लीय होते हैं। आओ इसे अभ्यास करके समझते हैं।
सल्फर के पाउडर की थोड़ी मात्रा 1 चम्मच में लें और उसे तब तक गर्म करें जब तक सल्फर जलने न लगे। चम्मच को गैस जार में ले जाएं और उसे ढक दें, जिससे कि बनने वाली गैस बाहर ना जाए। कुछ देर बाद चम्मच निकालकर जार में थोड़ा पानी मिलाएं और जल्दी से ढक दें। जार को अच्छी तरह से हिलाएं और घोल को लाल और नीले लिटमस से जांच करें। आप पाएंगे कि लाल लिटमस नीला हो जाता है। सल्फर यानी एस एक अधातु है जो पानी के साथ क्रिया करके सल्फर ऑक्साइड यानी SO2 बनाता है, जो कि एक अम्लीय ऑक्साइड है। धातु की पानी के साथ प्रतिक्रिया। आओ इसे एक अभ्यास से समझें। एक धातु लें और बताए अनुसार एक परख नली में डालें। गर्म करें और देखें। आप देखेंगे कि गैस जार में रखे पानी को हटाकर बंद और इकट्ठा हो रही है। यह बताता है कि धातु पानी के साथ प्रतिक्रिया कर धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। धातु के ऑक्साइड जो पानी में घुलनशील होते हैं, धातु के हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए घुल जाते हैं। धातुओं की अम्ल के साथ प्रतिक्रिया। 4 परख नली लें जिन पर मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम, जिंक और लोहे के बुरादे को इसमें डालें और देखें। आप देखेंगे कि मैग्नीशियम में बुलबुले तेजी से बन रहे हैं। यह प्रतिक्रिया ज्यादातर ऊष्माक्षेपी होती है। प्रतिक्रिया इस क्रम में होती है: Mg बड़ा है Al, बड़ा है Zn, बड़ा है Fe। यह बताता है कि धातु अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके अलग अलग दरों से हाइड्रोजन गैस और उनके लवण बनाते हैं। धातुओं की धातु लवण के साथ प्रतिक्रिया। एक साफ तांबे का तार और लोहे की कील लें। तांबे के तार को आयरन सल्फेट के घोल में और लोहे के कील को कॉपर सल्फेट घोल में परख नलियों में क्रमशः मिलाएं। आधे घंटे रुकें और घोल का रंग देखें। आयरन सल्फेट बनने के कारण लोहे पर भूरे रंग का कुछ जमा हो जाता है और घोल का रंग नीले से हरा हो जाता है। तांबे और आयरन सल्फेट के घोल के बीच कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। आप पाएंगे कि घोल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस प्रकार हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि धातुएं जो प्रतिक्रिया करती हैं, कम प्रतिक्रिया करने वाली धातुओं को उनके यौगिकों में बदल देती हैं। आयनिक यौगिक। आओ अभ्यास से समझें। सोडियम के एक अणु के पास उसके सबसे बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर यह अपने m कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे तो यह अपने L कक्षा में आ जाएगा, जो कि अब इसकी सबसे बाहरी कक्षा होगी, जिसमें अब 8 इलेक्ट्रॉन होने के वजह से यह स्थिर हो जाएगा। इसके अणु के केंद्र में या नाभिक में अब भी 11 प्रोटॉन होंगे, पर अब इलेक्ट्रॉन 10 हैं, जिससे यह एक Na धनात्मक चार्ज दिखाएगा। क्लोरीन के सबसे बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपना अष्टक पूरा करने के लिए। अगर सोडियम और क्लोरीन आपस में प्रतिक्रिया करेंगे तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा। 1 इलेक्ट्रॉन पाकर क्लोरीन के पास ऋणात्मक चार्ज आ जाएगा, क्योंकि नाभिक में अब भी 17 प्रोटीन हैं, जबकि अब क्लोरीन के पास 18 इलेक्ट्रॉन इसके Kl और M कक्षा में। यह क्लोरीन को एक ऋणात्मक चार्ज देता है। इस तरह से धातुओं और गैर धातुओं के इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बने हुए यौगिक आयनिक यौगिक कहलाते हैं। आयनिक यौगिक के गुण। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, बेरियम क्लोराइड और नमक के नमूने लें। धातु के 1 चम्मच में थोड़े मात्रा में नमूना लें और लौ पर सीधे गर्म करें। आप देखेंगे कि सोडियम क्लोराइड नीले रंग की लौ देता है, जबकि
पोटाशियम क्लोराइड हल्का पीला, बेरियम क्लोराइड लाल और नमक हरे रंग की लौ देता है। इससे हम कह सकते हैं कि अलग अलग धातु के आयनिक लवण अलग अलग रंग में जलते हैं। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में बिजली के सुचालक नहीं होते, क्योंकि ठोस अवस्था में इसकी दृढ़ संरचना के कारण आयन का गतिशील होना संभव नहीं है, लेकिन पिघलने पर इनमें से बिजली गुजर सकती है, क्योंकि गर्मी की वजह से आयन गतिशील हो सकते हैं और इधर-उधर जा सकते हैं। गलनांक और क्वथनांक। लोहों के बीच मजबूत अंतराण्विक आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिकों का क्वथांक और गलनांक उच्च होता है। आइए देखें कि सोडियम क्लोराइड 1074 केल्विन पर, लिथियम क्लोराइड 887 केल्विन पर, जबकि मैग्नीशियम क्लोराइड 981 केल्विन पर पिघलता है। कैल्शियम क्लोराइड 1045 केल्विन पर पिघलता है। घुलनशीलता। आयनिक यौगिक ध्रुवीय विलायकों जैसे जल में घुलनशील होते हैं। आइए देखें। सोडियम क्लोराइड को क्रमशः जल, केरोसिन और पेट्रोलियम में घोलें। आप पाएंगे कि सोडियम क्लोराइड पूर्ण रूप से जल में घुल जाता है और केरोसिन एवं पेट्रोल में अविलय है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आयनिक यौगिक सामान्यतः ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं और अध्रुवीय विलायकों जैसे केरोसिन एवं पेट्रोल में अविलय है। धातुओं की उपस्थिति। कुछ धातुएं जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम पृथ्वी के सतहों के नीचे स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, क्योंकि ये कम प्रतिक्रिया करते हैं। ज्यादातर धातुएं ऑक्साइड, कार्बोनेट्स, सल्फाइड इत्यादि रूप में पाए जाते हैं। खनिज पदार्थ वे होते हैं जो पृथ्वी की सतह के नीचे प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। अयस्क वे खनिज पदार्थ होते हैं जिनसे धातु निकलना लाभदायक होता है। अशुद्धता। अयस्क में अशुद्धता होती है, जैसे पत्थर, बालू, मिट्टी इत्यादि। अयस्कों से धातु 3 चरणों में निकाली जाती है। वे हैं अयस्क की सांद्रता यानी अयस्क का शुद्धिकरण, धातु को अलग करना, संशोधन या धातु का शुद्धिकरण। अयस्क की सांद्रता बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीकों से अशुद्धता निकाली जाती है। निम्नलिखित चरणों का प्रयोग करके अयस्क से धातु निकाली जाती है। कम प्रतिक्रिया करने वाले धातुओं को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करके प्राप्त किया जा सकता है। मरकरी को इसके अयस्क सिनेबार यानी HgS से ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करके पाया जाता है। जब इसे ऑक्सीजन के साथ गर्म किया जाता है तो पहले यह मरकरी ऑक्साइड यानी HgO में, फिर मरकरी में बदल जाता है। तांबा भी इसके सल्फाइड अयस्क CuS से ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करके निकाला जाता है। ना कम ना ज्यादा प्रतिक्रिया करने वाले धातु को निकालना। इस तरह की धातुएं जैसे Zn, Fe, Pb, ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाई जाती हैं। ऑक्साइड के धातुओं का निकालना आसान होता है, बजाय सल्फाइड या कार्बोनेट से। ऑक्सीजन के साथ ज्यादा गर्म करने को भूनना कहते हैं। ऐसा करके हम सल्फाइड को ऑक्साइड में बदलते हैं। अयस्क को ऑक्सीजन के साथ गर्म करने को निष्पातन कहते हैं। इसे सल्फाइड ऑक्साइड को ऑक्साइड में बदलने में प्रयोग किया जाता है। ऑक्साइड अयस्क को अपचायक कारक के साथ गर्म करके धातु निकाल ली जाती है।
आमतौर पर हम कोयले का प्रयोग अपचायक कारक के लिए करते हैं। सबसे तेज प्रतिक्रिया करने वाले धातुओं को निकालना। सबसे तेज प्रतिक्रिया करने वाली धातुएं जैसे K, Na, Ca, Al को सिर्फ ऑक्सीजन या कारक के साथ गर्म करके नहीं निकाला जा सकता है, वह उसके क्लोराइड के साथ पिघली अवस्था में बिजली गुजार कर निकाला जा सकता है। जब सोडियम क्लोराइड को पिघलाकर उसमें से बिजली गुजारी जाती है तो सोडियम धातु कैथोड पर और क्लोरीन गैस एनोड पर इकट्ठा हो जाती है। धातु की इलेक्ट्रोलाइट यानी विद्युत अपघटनी परिशोधन। धातु के शुद्धिकरण में इलेक्ट्रोलिटिक तरीका सबसे आम तरीका है। इस प्रक्रिया में एनोड एक बहुत बड़े अशुद्ध धातु के टुकड़े से बना होता है, जबकि कैथोड एक बहुत पतले और शुद्ध धातु का बना होता है। इन इलेक्ट्रोड को कॉपर सल्फेट के घोल में डाला जाता है। कैथोड बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जुड़ता है और एनोड बैटरी के धनात्मक सिरे से जुड़ता है। जब बिजली इनमें से गुजरती है, धन चार्ज कैथोड की तरफ जाता है और कॉपर से चिपक जाता है। जैसे जैसे समय बीतता है, कॉपर का भार कैथोड पर बढ़ने लगता है और इलेक्ट्रोड पतला होने लगता है। जैसे धातु के आयन कैथोड की तरफ बढ़ते हैं, उसी मात्रा में घोल में एनोड आयन छोड़ता है। घुलने वाली अशुद्धता या गंदगी घोल में चली जाती है और नहीं घुलने वाली अशुद्धता एनोड के तली पर बैठ जाती है, जिसे एनोड मड या एनोड का कीचड़ भी कहते हैं। इस प्रकार कॉपर इस प्रक्रिया से शुद्ध किया जाता है। थर्माइट रिएक्शन। कभी कभी कुछ धातुएं जैसे Na, Ca, Al इत्यादि धातुओं को निकालने में अपचायक कारक की तरह प्रयोग किया जाता है। मेटल ऑक्साइड और एल्यूमीनियम की प्रतिक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है और धातु पिघली अवस्था में मिलती है। इसको थर्माइट रिएक्शन कहते हैं। आयरन ऑक्साइड और एल्यूमीनियम की प्रतिक्रिया से पिघला लोहा प्राप्त होता है, जिससे रेल की पटरियां इत्यादि बनते हैं। संक्षारण। इसे ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जहां पदार्थ आमतौर पर धातुओं को वायु, नमी और रसायनों के साथ रासायनिक अभिक्रिया के कारण खराब हो जाते हैं। आइए एक उदाहरण की सहायता से व्याख्या करें। जब लौह पदार्थ को अधिक समय के लिए नमी में रखा जाता है तो एक कत्थई द्रव्य की परत लौह पदार्थ पर जम जाती है। लौह पदार्थ पर इस कत्थई द्रव्य को जंग कहा जाता है। जंग की व्याख्या विद्युत रसायन सिद्धांत में की जाती है। जब लौह पदार्थ को आर्द्र परिस्थिति में रखा जाता है तो कैथोड और एनोड क्षेत्रों का निर्माण होता है। लोहे की सतह पर उपस्थित जल की बूंदें कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करने के लिए वायु से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को घोल देती हैं। इसलिए अब कार्बन की सतह कार्बोनिक अम्ल से ढक जाती है। कार्बोनिक अम्ल कुछ सीमा तक छोटे छोटे H+ आयनों में विभक्त हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क वाले लोहे का फेरस आयरन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन लोह धातु से होकर गुजरते हैं और कैथोड क्षेत्र तक पहुंचते हैं। कैथोड क्षेत्र में H+ आयन हाइड्रोजन परमाणु का निर्माण करने के लिए इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। ये हाइड्रोजन परमाणु जल का निर्माण करने के लिए ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं। इस प्रकार समग्र अभिक्रिया लोहा फेरस आयरन में अपचयित हो जाता है। ये फेरस आयरन फेरस ऑक्साइड का निर्माण करने के लिए ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं। इसका जलयोजन जलयोजित फेरिक ऑक्साइड में होता है। जलयोजित फेरिक ऑक्साइड को जंग कहा जाता है। धातुओं के संक्षारण को निम्न के द्वारा रोका जा सकता है: तेल अथवा चिकनाई लगाकर, पेंट लगाकर
यश दलेपन अथवा जस्ते की परत चढ़ाकर, कलई करके अथवा कलई की परत चढ़ाकर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग अथवा कम सक्रिय धातु जैसे क्रोमियम की परत चढ़ाकर और मिश्रण करके अथवा मिश्र धातु बनाकर। आइए संक्षारण की रोकथाम करने के लिए कुछ विधियों की व्याख्या करें। प्लेटिंग। आइए देखें कुछ सोना और लोहा सोने के घोल में रखें। सोने के इलेक्ट्रोड को बैटरी के धनात्मक सिरे से और लोहे के इलेक्ट्रोड को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जोड़ें। जब धारा प्रवाहित की जाती है तो धनात्मक इलेक्ट्रोडों पर सोना घोल में घुल जाता है और ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पर लोहे की सतह से संलग्न हो जाता है। कुछ समय के पश्चात हम देखते हैं कि लोहा सोने से ढक जाता है। यश दलेपन। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि को यश दलेपन कहते हैं। लोहे और जस्ते को घोल में रखिए। लोहे के इलेक्ट्रोड को किसी बैटरी के धनात्मक सिरे से और जस्ते के इलेक्ट्रोड को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जोड़िए। जब धारा प्रवाहित की जाती है तो लोहा जस्ते की फिल्म के साथ ढक जाता है, जिससे आसानी से जंग लग जाती है। किंतु जब इसे वायु अथवा जल में उद्भासित किया जाता है तो यह जिंक ऑक्साइड की एक परत बनाता है जो जंग लगने को रोकता है।